हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे डिसेबिलिटी या निःशक्तता के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो डिसेबिलिटी या विकलांगता क्या है? विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति के लिए कुछ गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करना मुश्किल बना देता है। एक व्यक्ति को उस समय निःशक्त माना जाता है यदि उसके पास दैनिक गतिविधियों में परफॉर्मेंस या कार्य करने की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि बात करना, सुनना, देखना, चलना, सीढ़ियां चढ़ना, वस्तुओं को उठाना या ले जाना, ADL एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, आम गतिविधियां करना, स्कूल का काम करना या जॉब पर कोई एक्टिविटी करना। WHO के अनुसार विकलांगता अक्षमताओं, गतिविधि सीमाओं और भागीदारी प्रतिबंधों और पर्यावरणीय कारकों के लिए एक छत्र या एक अम्ब्रेला वर्ड है, और ये अक्षमता मानसिक क्रिया सहित शरीर की संरचना, शारीरिक क्रिया में हानि या असामान्यता मानी जा सकती है। हैंडीकैप शब्द का जो इस्तेमाल है वो उन परिस्थितियों की पहचान करने के लिए पहले किया जाता था जिनमें पर्यावरण ने एक्टिविटीज में लोगों की भागीदारी को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। अब यह जो हैंडीकैप वर्ड है वो WHO की जो संशोधित परिभाषा है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, जिसे हम कार्य, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 2001 कहते हैं, उसमें इस शब्द को शामिल नहीं किया गया है। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज की मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज हैं: डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, एक्वायर्ड डिसेबिलिटीज और एज एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज। सबसे पहले हम देखते हैं विकासात्मक अक्षमताएं या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज क्या है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वो डिसेबिलिटीज हैं जो जन्म से 22 वर्ष तक किसी भी समय उत्पन्न हो सकती हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञान या किसी को समझना, स्पीकिंग, लैंग्वेज, खुद की देखभाल, इसकी लॉस हो जाता है। विकासात्मक जो विकलांगता है उसमें जन्मजात विसंगतियां भी शामिल की जाती हैं जो विकलांगता की ओर ले जाती हैं। कुछ विकासात्मक अक्षमताएं बहुत कम उम्र में आ सकती हैं या इवन जन्म के दौरान भी आ सकती हैं। जन्म के समय जन्म से हो सकती हैं, जन्मजात हो सकती हैं, या किसी गंभीर बीमारी या चोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं। जबकि कुछ विकासात्मक अक्षमताएं आनुवांशिक रूप से भी आ सकती हैं, जेनेटिक हो सकती हैं। विकासात्मक अक्षमताओं के उदाहरण हैं स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एक्वायर्ड डिसेबिलिटी एक एक्यूट और अचानक किसी चोट के परिणाम स्वरूप होने वाली जो है वो होती है, जैसे किसी पेनफुल ब्रेन की कोई चोट लग गई हो या रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई हो, उससे डिसेबिलिटी आ गई हो, या पेनफुल जो एम्पुटेशन करना पड़ा हो किसी कारण से, तो ये एक्वायर्ड डिसेबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा कुछ नॉन पेनफुल विकार जैसे स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो एक्यूट नहीं हो, डायबिटीज, रेटिनोपैथी के कारण भी जो अंधापन है वो भी एक्वायर्ड डिसेबिलिटी में काउंट होता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे जो क्रोनिक डिसऑर्डर हैं वो भी एक्वायर्ड डिसेबिलिटी में शामिल किए जाते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है वो है एज रिलेटेड। उम्र से संबंधित विकलांगताएं वे हैं जो बुजुर्ग आबादी में नॉर्मली देखी जाती हैं और उम्र बढ़ने के परिणाम स्वरूप वो उत्पन्न होती हैं। उम्र से संबंधित अक्षमताओं के उदाहरण में यदि हम देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, देखने की या विजुअल या जो हियरिंग डिसेबिलिटीज हैं वो शामिल की जाती हैं जो एज के कारण हुई है। अब आता है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। विकलांगता के प्रकारों को अलग अलग देशों के लिए उन्होंने अलग अलग टाइप से वर्गीकृत किया है, परंतु वो मूल रूप से समान होते हैं। सारी जो डिसेबिलिटीज है वो शामिल है, बस जस्ट एक क्लासिफिकेशन, एक नंबर वो अलग होता है। जैसे भारत में विकलांग व्यक्ति के अधिकार RPWD अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लगभग 21 टाइप की जो डिसेबिलिटीज है उसमें वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है ब्लाइंडनेस या अंधापन।
दृष्टिहीन होने की स्थिति में को हम अंधापन कहते हैं। इसमें इन तीन जो अवस्थाएं हैं उनमें से कोई भी एक अवस्था हो तो वो ब्लाइंडनेस कहलाएगी। जैसे दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति, बिल्कुल टोटल ब्लाइंडनेस हो, या बेस्ट पॉसिबल करेक्शन के साथ जो बेस्ट आई है, बेटर आई है, उसमें 3/60 से कम जो विजुअल एक्यूटी हो, या जो विजुअल फील्ड है उसकी जो लिमिटेशन है वो 10 डिग्री के कोण से कम हो, तो हम उसे ब्लाइंडनेस कहेंगे। सेकंड है लो विजन। कम दृष्टि का अर्थ है ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को इन दोनों परिस्थितियों में कोई एक कंडीशन हो कि या तो जो विजुअल एक्यूटी है वो 6/18 से ज्यादा ना हो, या 20/60 से कम बेटर आई में बेस्ट पॉसिबल करेक्शन के साथ, या जो विजुअल फील्ड है वो 40 डिग्री से 10 डिग्री तक के बीच में हो, तो वो लो विजन कहलाएगा। थर्ड है हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग इंपेयरमेंट जो है वो आंशिक या पूर्ण दोनों प्रकार से हो सकता है। इसे हम डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग के नाम से जानते हैं। डीफ का मतलब है कि दोनों कानों में 70 डेसिबल का भी जो आवाज है वो सुनाई ना दे, और इसी बार हार्ड ऑफ हियरिंग में होगा कि व्यक्ति को दोनों कानों से 60 और 70 डिग्री के बीच की जो आवृत्तियां हैं वो सुनाई ना दे, तो हार्ड ऑफ हियरिंग कहलाएगा। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्ति, वो भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम 4th नंबर पे लेते हैं, जिसे हैंसन रोग डिजीज या एचडी के रूप में भी जाना जाता है। ये एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होती है। इसके परिणाम स्वरूप हाथ या पैर की विकृति हो सकती है, जो रोगी के लिए बाद में विकलांगता बन जाती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का अर्थ है कि मोबिलिटी ना हो सकना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होना, जैसे पैरों में कोई डिसेबिलिटी हो। पर सामान्य तौर पर इसे हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशी से संबंधित विकलांगता के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्ति के चलने फिरने में समस्या पैदा कर सकता है, जैसे चलना या सामान उठाकर लेके जाना, हाथ से कुछ पकड़ना, ये इस कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। 6th नंबर पर है ड्वार्फिज्म या बोनापन। बोनापन एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की जो ऊंचाई है वो एक एवरेज हाइट से कम होती है। 7वें नंबर पर आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या बौद्धिक अक्षमता, जिसे सामान्य सीखने की अक्षमता या एमआर मेंटल रिटार्डेशन के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थिति को बौद्धिक कार्य प्रणाली जैसे तर्क, सीखने या समस्या समाधान करने का जो या व्यवहार, किसी के सामने व्यवहार करना, अनुकूल व्यवहार, इसके बारे में लिमिटेशन हो जाए या अक्षम हो जाए, और जो प्रतिदिन की जो सामाजिक या व्यवहार कौशल जो है, बातचीत करना दैनिक जीवन में, उसको प्रभावित करता है। 8वें नंबर पर है मेंटल इलनेस। मानसिक बीमारी या मानसिक विकार को सोच, मनोदशा, धारणा या अभिविन्यास या स्मृति के विकार के रूप में जाना जाता है, जो वास्तविकता को पहचानने के लिए, निर्णय लेने के लिए, व्यवहार की क्षमता और जीवन की सामान्य जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करता है। 9वें नंबर पर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कम्युनिकेशन और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म व्यक्ति के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित करता है। सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी एक अक्षम करने वाली शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है। यह बच्चे के जन्म के समय भी हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है। सेरिब्रल पाल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन मानी जाती है, अर्थात समय के साथ यह इंक्रीज नहीं होती है। सेरिब्रल पाल्सी शरीर की गतिविधियों और मानसिक समन्वय को प्रभावित करती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी या MD न्यूरोमस्कुलर आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों की समग्र नुकसान, मसल वेस्टिंग का कारण बनती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लोगों के जीन में रॉन्ग या मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है जो स्वस्थ मांसपेशियों के लिए प्रोटीन बनाने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है।
मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, अर्थात समय के साथ यह और भी गंभीर होती जाती है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इस कैटेगरी में क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं जैसे एल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज, डिस्टोनिया, हंटिंगटन डिजीज, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी के दौरे या स्ट्रोक, ये सब जो विकलांगता की ओर ले जाते हैं, ये सब इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये उन परिस्थितियों का समूह है जो बोली जाने वाली लिखित भाषा को प्रोसेस करने की कमी जिसमें हो जाती है, जो खुद समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, भाषा का वर्तनी ज्ञान, गणना करने की कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकता है। इसमें शामिल होता है अवधारणात्मक अक्षमता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया और डेवलपमेंटल अफेजिया, ये सब इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें शरीर की जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। एमएस के परिणाम स्वरूप न्यूरॉन्स को कवर करने वाली माइलिन शीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है, यह जिसके कारण जो नर्व फाइबर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और तंत्रिकाओं के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है या सूचना प्रवाह है उसको स्लो कर देती है। समय के साथ एमएस नसों को स्थायी नुकसान भी पहुंचा सकता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, फिजिकल या जो नर्वस सिस्टम की गड़बड़ियों के कारण भाषण यानी स्पीच और जो लैंग्वेज से संबंधित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। जैसे इसमें जो हमारा लैरिंक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो भी, और अफेजिया वो इसमें शामिल किए जाते हैं। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला हुआ रक्त विकार होता है जो कम या असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन करने की क्षमता के रूप में प्रकट होता है। थैलीसीमिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में आरबीसीज नष्ट हो जाती हैं जिससे एनीमिया होता है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप जो थैलीसीमिया से प्रभावित व्यक्ति है उसकी त्वचा पीली पड़ जाती है, थकान हो जाती है, डार्क यूरिन आता है और रोगी को समय समय पर ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। ये भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी की कैटेगरी है। इसके अलावा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक ब्लड डिसऑर्डर है जो रक्त के थक्के के जो कारक हैं उसकी कमी के रूप में प्रकट होती है। इन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की अनुपस्थिति में रक्त स्राव सामान्य से अधिक समय तक चलता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है और रक्त स्राव के कारण व्यक्ति एनीमिक हो जाता है जो उसके दैनिक जीवन की एक्टिविटीज को बुरी तरह से प्रभावित करता है। सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज भी रक्त विकारों का एक समूह है जिसके कारण आरबीसीज सिकल शेप की हो जाती हैं और असामान्य आरबीसीज जो है वो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि उस पर हीमोग्लोबिन भी कम होगा। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन बाइंड करके लेके जाता है टिश्यूज तक, तो वो कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। मल्टीपल जो डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ एंड ब्लाइंडनेस, इस कैटेगरी में एक से अधिक डिसेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे बहरापन और अंधापन दोनों एक साथ हो जाएं, इससे सीखने की और जो अन्य महत्वपूर्ण जीवन के कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। ये अक्षमताएं मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। एसिड अटैक विक्टिम्स, एसिड अटैक विक्टिम का अर्थ है कि तेजाब या इसी तरह के कुछ जो कोरोसिव एजेंट हैं उसके हिंसक हमले के कारण जो व्यक्ति विकृत हो जाते हैं। इस विकृति में शरीर का कोई भी अंग शामिल हो सकता है जैसे मुंह, हाथ, पैर या अन्य कोई ऑर्गन, तो वो इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। इसके बाद आता है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जो मूवमेंट को प्रभावित करता है, ट्रेमर्स या स्टिफनेस के रूप में प्रकट होता है। यह एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो समय के साथ और गंभीर होती जाती है। अब हम आते हैं कि जो डिसेबल पर्सन है इनकी केयर कैसे करें। जो डिसेबल पर्सन है या विकलांग लोग हैं उनकी विशेष देखभाल की उन्हें आवश्यकता होती है। आज नर्सिंग के प्रमुख लक्ष्यों में एक विकलांगता की रोकथाम और दूसरा विकलांग व्यक्तियों की प्रॉपर देखभाल वो होना चाहिए। इसके लिए
स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, सुरक्षा और जो रोगों को प्रिवेंशन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि यदि हम डिजीज को प्रिवेंट करते हैं तो अल्टीमेटली हम उससे होने वाली डिसेबिलिटी को भी प्रिवेंट कर रहे होते हैं, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षण रणनीतियां हैं या शिक्षण सामग्री है, वो व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिसेबल पर्सन है उसके अनुकूल होनी चाहिए, ताकि रोगी और उसके जो परिवार वाले हैं वो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की जो सिफारिश है उसको समझ सके और उनका पालन कर सके। उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पे होना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि जो क्रोनिक डिजीज प्रबंधन है, स्पेशली डिसेबल डिजीज का, वो रोगी, उसके परिवार, नर्स और अन्य जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनके बीच एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जो विकलांग लोग हैं उनकी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अधिकार है और उस स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं लेने का अधिकार है जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है। सभी क्लिनिक, हॉस्पिटल्स के कमरे, कार्यालय, टॉयलेट्स, प्रयोगशालाएं, इमेजिंग फैसिलिटीज सब विकलांग लोगों के लिए सुलभ होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। देखभाल प्रदान करते समय यह धारणा हमें नहीं बनानी चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के व्हील चेयर को धक्का ना दें या कठिनाई से चलने वाले व्यक्ति का हाथ ना पकड़े बिना यह पूछे कि क्या आपको सहायता की आवश्यकता है। व्हील चेयर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उससे अगर थोड़ी लंबी बातचीत करनी है तो आपको भी उसके पास किसी चेयर पे बैठ जाना चाहिए ताकि आई लेवल प्रॉपर हो, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा। इसी प्रकार जो गतिशीलता सीमाओं वाले रोगी यानी जो लोकोमोटर प्रॉब्लम जिनको है उनको दिशा निर्देश देते समय दूरी, एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कहीं स्टेयर्स हैं या कहीं कर्बिंग की हुई है, स्टीप हिल्स है, उसके ऊपर विचार करें, फिर उनको दिशा निर्देश दें कि कैसे उनको आना है या जाना है। जब आप किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से बात करते हैं तो उस समय व्यक्ति की बाह को हल्के से पहले टच करें ताकि बातचीत शुरू करने से पहले वह जान सके कि वो किससे बात कर रहा है या बात करने वाला है। इसी प्रकार दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने खड़े होकर उससे बात करें, साइड से आवाज नहीं आनी चाहिए, सामान्य स्वर का प्रयोग करें, सामान्य टोन का प्रयोग करें और जब आप बात खत्म करके जा रहे हैं तो बिना कहे ना जाएं, बता के जाएं कि मैं जा रहा हूं। इसी प्रकार जो सुनने से अक्षम व्यक्ति हैं उनके साथ बात करते समय यह सुनिश्चित करें कि व्यक्ति का जो ध्यान है वो आपकी तरफ हो। आप जिसे संबोधित कर रहे हैं उसको जैसे या तो हाथ से वेव करके हेलो सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, इस प्रकार, या कंधे पे हाथ स्पर्श करके भी उसका पहले हम ध्यान अटेंशन अपनी तरफ लेंगे फिर बातचीत शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि वो पूरा ध्यान लगा सके सुनने में। अदरवाइज आप कह जाएंगे, उसका ध्यान ही नहीं है, उसको सुनेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप उससे बात कर रहे हैं। स्पीच विकलांग व्यक्ति से बात करते समय आप वैसे ही बात करेंगे जैसे अन्य लोगों से कर रहे हैं। बी फ्रेंडली एंड स्टार्ट अप ए कन्वर्सेशन, बातचीत आप शुरू करें और धैर्य रखें क्योंकि उसको बोलने में कठिनाई है, आपको नहीं, आप सामान्य रूप से बोलेंगे, बट सुनते समय आप धैर्य रखेंगे क्योंकि वो अपनी बात समझाने में उसको समय लग सकता है। कम्युनिकेशन के लिए उनको अतिरिक्त समय दें, अपने नियमित स्वर में बोलें और अपने तरीके को करेक्टिंग ना रखें, जैसे उसने कुछ बोला उसको करेक्ट करेंगे ऐसा बोलना चाहिए नहीं, उत्साहजनक रखें ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। डिसेबल रोगियों के साथ सावधानी पूर्वक योजना बनाना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो अस्पताल का कमरा है वो उनके इनपुट के साथ व्यवस्थित किया गया है और उन्हें यथासंभव रूप से अपने आप प्रबंध करने में सहायता करता है। क्योंकि जो भी वहां का मैनेजमेंट है वो पहले हम रोगी से पूछेंगे कि आप क्या क्या किस हिसाब से अपना प्रबंधन करना चाहिए, बेल कहाँ रखना चाहेंगे, कुछ पकड़ने का साधन है वो कहाँ रखना चाहेंगे, कैसे आप चल सकते हैं, उससे बातचीत करके आप अपनी जो यूनिट है पेशेंट की वो सेट करें। इसी प्रकार जो व्हीलचेयर बाउंड पीपल हैं उनके लिए स्वास्थ्य शिक्षा पे जोर दें जो उनके पोषण और एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है ताकि उनका वेट अनावश्यक रूप से ना बढ़ जाए।
धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudent.blogspot.com इसको विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।